हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम बताने वाले हैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच क्या अंतर होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है। यानी कुल मिला के आज यह वीडियो कोशिका का सबसे अंतिम वीडियो है और इसके बाद कोशिका का जो एक सीरीज चल रहा था वह सीरीज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम उत्तक के बारे में शायद चर्चा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये जो कोशिका है, ठीक है ना, ये कोशिका का जो चैप्टर चल रहा है यह सबसे आखिरी कड़ी है। तो बच्चों इसमें जो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका देख रहे हैं, यहाँ जो ये आपकी संरचना दिखाई दे रही है ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है और इधर मेरे लेफ्ट साइड में इधर यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बारी बारी से पहले आपको हम इसके बारे में बताएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, उसके बाद फिर हम आपको यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले पेंसिल और कॉपी निकाल के पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक फिगर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है ना? ये फिगर ड्रॉ कर लेनी है, उसके बारे में यहाँ जो हम लिखाएंगे उसके बाद नोट करना है। ठीक है ना? फिर आगे बढ़ेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका का फिर फिगर बनाना और यहाँ हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना? इसकी संरचना, साइज के बारे में। तो आप सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना? आप वीडियो रोक के हो या चाहे जैसे भी हो, आप इस फिगर को सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है। यानी आप उसका एक चित्र बनाना है, आप उसका एक डायग्राम बनाना है। ठीक है ना? देख लीजिए। ठीक है, बढ़ें आगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब इसको पढ़ के समझ जाइएगा तो आप इसका खुद से एक फिगर ड्रॉ करके और उसमें आपको यह सारा चीज़ इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आप ध्यान से समझिए कि यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसकी साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है ना? इसकी साइज, इसकी आकृति जो होती है वह बहुत छोटी होती है, यानी म्यूमीटर से भी कम, इतने साइज छोटी होती है, एकदम 1 म्यूमीटर से 10 म्यूमीटर के बीच इसकी आकृति होती है। ठीक है ना? तो पहला बात यह लिख लीजिए कि इसकी जो आकृति होती है, किसकी, प्रोकैरियोटिक के, इसकी आकृति 1 म्यूमीटर से 10 म्यूमीटर के बीच होती है। पहला पॉइंट, इसकी जो आकृति होती है वह 1 म्यूमीटर से 10 म्यूमीटर के बीच होती है। ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक है, यह प्रोकैरियोटिक एक प्रकार की, इस प्रकार की संरचना है जिसके ऊपर में यह देखिए, यह शीर्षनुमा जो निकला हुआ होता है उसको फ्लैजिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। और फ्लैजिलम के बाद जो ये आपका एक दिख रहा है ये खाली स्थान, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। बाबू हम आपको कोशिका भित्ति के बारे में संपूर्ण डिटेल्स में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का वीडियो एक ही, दोनों वीडियो में। ठीक है ना? तो कोशिका भित्ति की चर्चा हम किए हुए। तो इसके फ्लैजिलम के नीचे यानी कोशिका भित्ति से जो एक शाखित नुमा निकली होती है उस शाखित नुमा को फ्लैजिलम कहते हैं। और यह फ्लैजिलम जो है यह कोशिका भित्ति से जुड़ी होती है। किस में बात कर रहे हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात कर रहे हैं। और इस कोशिका भित्ति के ठीक अंदर कोशिका झिल्ली होती है। यह झिल्ली और कोशिका का हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ ये जो ब्लू लाइन से हम दिखा रहे हैं यह आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है ना? ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली। ठीक है ना? ये ब्लू वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको जो हम कलर कर रहे हैं ये है आपकी कोशिका झिल्ली। और इसके बाद जो ये ऊपर में दिखाई दे रही है, ये जिसको हम रेड कलर से कर रहे हैं स्केच, ये वाली लाइन आपकी है कोशिका भित्ति की। किसकी है? कोशिका भित्ति। आपको पता है कोशिका भित्ति जो होती है
वह ठोस होती है, दृढ़ होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, ठीक है ना। तो ये जो रेड वाली लाइन है यह कोशिका भित्ति है, और ठीक उसके नीचे जो है ब्लू लाइन वह आपकी कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका भित्ति क्या करती है, तो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करती है, और कोशिका झिल्ली क्या करती है, तो कोशिका को सुरक्षा करता है। अब इसके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषी झिल्ली भी होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी झिल्ली। ये जो छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है गोल गोल, इस संरचना को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी झिल्ली। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी होती है। इसकी आकृति कितना होती है, 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच। इसका लिख लीजिए। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अगला पॉइंट, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें, तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होते, कहीं पर भी इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होते। और केंद्रक का भी वीडियो हम आपको बना के दे चुके हैं, ठीक है ना। मिस कर रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह सिर्फ जीवाणु में, किसमें, जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, यानी यह सिर्फ कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। यानी यह सिर्फ जीवाणु, यह सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक है ना। यह सिर्फ और सिर्फ जीवाणु में, यानी मात्र एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, जिसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा, वह सूक्ष्म जीव है जीवाणु। सिर्फ और सिर्फ यह जीवाणुओं में पाया जाता है। उसके बाद है, इसमें केवल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के बारे में शायद हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र क्या है, तो यह जीवों का क्या करता है, जीवन वाहक है। यह क्या है, जीवन वाहक है, ठीक है ना। और यह क्या करता है, कोशिकीय कार्यों को नियंत्रण करता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम जो है यह जीवन वाहक है, यानी जीवन को चलाने वाला है क्रोमोसोम, यानी इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इसी गुणसूत्र के वजह से हमारा जीवन क्या होता है, आगे बढ़ता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक, यानी यह जो है आपका जीवन वाहक है, ठीक है। और यह क्या करता है, इसका सेकंड काम है, यह कोशिकीय कार्यों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिए, यह इसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ देख लिए, इसमें सिर्फ क्रोमोसोम पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ध्यान से लिख लीजिए। अगला पॉइंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से समझिए, क्लोरोप्लास्ट, आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा चुके हैं वर्णी लवक और अवर्णी लवक में, ठीक है ना। और देखिए, लवक तीन प्रकार के लवक होता है, ठीक है ना। एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक और एक हरित लवक। इसी हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी लवक के बारे में पढ़ा चुके हैं। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। और पादप कोशिका में जो लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक, ये हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी 2 लवक होते हैं, लेकिन हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट।
यानी ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। आपको लवक के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, यानी हरित लवक नहीं पाए जाते। कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5 पॉइंट की बात किए हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला पॉइंट इसकी आकृति की बात की है, दूसरा पॉइंट इसमें केंद्रक की बात की है, तीसरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है, चौथा पॉइंट बात की है क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोमशिप पाया जाता है, और इसमें बात की है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगर बात करें कि यह विभाजन या फिर जनन किस विधि से करता है, तो यह क्या करता है कि कोशिका विभाजन जो यह करता है यह विखंडन या मुकुलन द्वारा करता है। सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट, यानी यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा करता है, ठीक है ना। यह कोशिका जो है, यानी यह प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह अपना विभाजन किस प्रकार से करेगा, तो यह अपना विभाजन या तो यह विखंडन से करता है या मुकुलन से करता है। तो विखंडन और मुकुलन एक प्रकार की जनन की प्रक्रिया है। यह जनन की प्रक्रिया जो है यह अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अलैंगिक जनन कहने का मतलब है बच्चों कि वैसा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में यह या तो विखंडन से कर लेगा अपना विभाजन या मुकुलन से करेगा। तो विभाजन में आपको विखंडन और मुकुलन के बारे में हम आपको डिटेल्स में किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि विखंडन किसको कहते हैं और मुकुलन किसको कहते हैं। फिलहाल आपको यहाँ याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह अपना विभाजन या तो विखंडन से करेगा या तो मुकुलन से करेगा। आइए एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकृति जो होती है 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते, यह सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यह क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसमें जो कोशिका का विभाजन होगा या तो मुकुलन या तो विखंडन विधि से होगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर इधर आएंगे, देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। देख लिए, इसको समझ लिए। आइए इधर समझते हैं। इधर समझिए, आपको यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसकी संरचना इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये जो आपको बाहर से ये झिल्ली दिखाई दे रही है, बाहर से, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यहाँ देखिए, यह बाहर से जो एक झिल्ली दिखाई दे रही है, ये वाली झिल्ली, ये झिल्ली क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। अगर हम इसको कलर करना चाहें तो इस प्रकार से देखिए कलर कर देंगे कोशिका भित्ति को, ठीक है ना, ताकि आपको आराम से इजीली समझ में आ जाए। ये वाली, ये वाली, ये वाली है आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। ये वाली हो गई आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है ना। यानी बाहर से जो आवरण दिखाई दे रहा है वह है आपका कोशिका भित्ति। आपको कोशिका भित्ति के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति के ठीक अंदर कोशिका झिल्ली होगी। यहाँ देखिए, यानी ये जो सफ़ेद वाली संरचना दिख रही है इसको हम ब्लू कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये वाली, ये आपका है कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। देख लीजिए, ये वाला क्या है? कोशिका झिल्ली। यह क्या है? कोशिका झिल्ली। तो कहने का मतलब है बच्चों कि यूकैरियोटिक कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के ठीक अंदर कोशिका झिल्ली होती है। इसमें रसधानी होती है, जो बीच में पैकेट होता है उसमें रसधानी होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, गोल्जी काय भी है। ये देख रहे हैं गोल्जी काय, रसधानी देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली है,
और ये कोशिका द्रव है, यानी इसमें जो अंदर में लिक्विड भरा होगा ये कोशिका द्रव होगा, ठीक है ना। और यह जो देख रहे हैं यह संरचना, ये संरचना आपको कोश केंद्रक का है, किसका है, केंद्रक का। और केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा ये संरचना दिखा रही है ये क्रोमोटिन है। क्या है, क्रोमोटिन। इसको क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। जब इस क्रोमोटिन जालिका को अलग कीजिएगा और यह स्पष्ट आपको कब दिखाई देगी, जब यह कोशिका विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमोटिन जो जालिका है धागे नुमा, वह आपको गुणसूत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। उसी में आता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। आपको पता है क्रोमोटिन जालिका जो है वह प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, ठीक है ना, और डीएनए की बनी होती है। वो सब बाद की बात है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका का ऊर्जागिरी है। यह भोजन बना के और एटीपी के रूप में यह संचित करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यह जो क्लोरोप्लास्ट है यह हरित लवक का काम करता है और यह प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, ठीक है ना। गोल्जी काय जो है, आपको यहाँ देख रहे हैं गोल्जी काय, यह गोल्जी काय जो है यह क्या करता है, तो इसमें परिवहन का काम करता है। कोशिका भित्ति बाहरी आवरण का काम करता है। रसधानी क्या करता है, रसधानी में जितना भी पानी होता है उस पानी को यह संचय करके रखता है, ठीक है ना। रसधानी में कोशिका झिल्ली कोशिका की आकृति प्रदान करती है, कोशिका द्रव। यानी इसके बारे में हम अलग अलग, जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो हम अलग अलग पार्ट वाइज करके बना चुके हैं। प्ले लिस्ट में डाला गया, आप वहाँ जाके देख लीजिए। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की। ये तो इसकी संरचना थी यूकैरियोटिक कोशिका की। अब यूकैरियोटिक कोशिका देखिए तो तब दोनों का अंतर आपको समझ में आएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर यूकैरियोटिक कोशिका, इसलिए हम एक ही बार में दोनों आपको समझाना चाह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को। तो यहाँ जो प्रोकैरियोटिक है, तो आप अगर प्रोकैरियोटिक याद है तो निश्चित रूप से यूकैरियोटिक कोशिका याद रहेगी। अगर ये नहीं याद है तो ये नहीं याद होगी। आइए इसको देखते हैं। तो पहला है इसकी आकृति, तो इसकी भी आकृति हम पहले बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर इसकी जो आकृति होगी वह 5 म्यूमीटर से ज़्यादा होता है, 5 म्यूमीटर से ज़्यादा, और 100 म्यूमीटर तक होता है। यानी इसकी आकृति 5 म्यूमीटर से 100 म्यूमीटर के बीच होता है, आप इसको बारी बारी से नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट में कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाबू, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देख लीजिए, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ हम स्पष्ट लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक में कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, यह सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाएगा, ध्यान से इसको लिखिए। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लिख लीजिए, यह अगला पॉइंट, यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी आपका जो यूकैरियोटिक कोशिका है वह यूकैरियोटिक कोशिका पादप में भी होगा और जंतु में भी होगा। इसमें केंद्रक पाए जाएंगे। इसकी जो आकृति होगी वह 5 म्यूमीटर से 10 म्यूमीटर के बीच होगी। कितना से, 5 म्यूमीटर से 10 म्यूमीटर के बीच इसमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं, और यह दोनों में पाया जाएगा, पादप में भी और जंतु में भी। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक क्रोमोसोम पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम पाए जाएंगे। एक क्रोमोसोम का मतलब है कि सिर्फ एक ही वो गुणसूत्र पाया जाएगा, गुणसूत्र एक ही पाया जाएगा, और वह गुणसूत्र
हमारा जीवन वाहक होता है। लेकिन सवाल है कि यूकैरियोटिक कोशिका में, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका और यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक नहीं अनेक, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें अनेक क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कह सकते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक, अनेक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक में अनेक गुणसूत्र पाए जाएंगे। आइए अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है। यह पादप, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, देखिए लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किस में, तो सिर्फ पादप कोशिका में, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कहाँ, सिर्फ पादप में। कहाँ पाए जाते हैं, तो सिर्फ पादप में, ठीक है ना। यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में। अब बात कर लेते हैं इसके विभाजन की। इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, पहले इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, आराम से नोट कीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं विभाजन की, इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है ना, ताकि नीचे दिखे। आइए देख लीजिए, इसमें जो है, इसमें कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन माइटोसिस, माइटोसिस विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है, ठीक है ना, माइटोसिस विधि द्वारा होता है। यहाँ कट रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ कट रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ बोल देते हैं, आप सुन के आराम से लिख लीजिए, ठीक है ना। बोल देते हैं, इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है वह माइटोसिस विधि द्वारा होता है। यहाँ माइटोसिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कट रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से अब इसको नोट कर लीजिए। आइए एक बार फिर से इसकी चर्चा कर ले। फिर से करने का मतलब है कि एक इधर प्रोटिक कोशिका और एक इधर यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आपको क्या करना, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये फिगर बनाना, उसके बारे में डिटेल्स लिखना। फिर दूसरे का यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर बनाना, उसके बारे में डिटेल्स लिखना। आइए हम बात करते हैं, पहला दोनों तरफ हम बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक तरफ भी और यूकैरियोटिक तरफ भी। पहली बात करेंगे आकृति की। इसकी आकृति 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के बीच होती है, जबकि इसकी आकृति, इसकी मतलब यूकैरियोटिक की जो आकृति होती है 5 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच होती है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं केंद्रक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। किसमें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, यह सिर्फ जीवाणुओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाए जाएंगे, जीवों में भी और पादपों में भी। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप में भी और जंतु में भी, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि इसमें केवल बहुत ज़्यादा अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो क्या है, जीवाणु वाहक है, जीवन वाहक है। उसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। और अंतिम पॉइंट है, इसमें जो कोशिका का विभाजन होगा प्रोकैरियोटिक में, वह
मुकुलन या विखंडन विधि द्वारा होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस विधि द्वारा होगा। ये माइटोसिस विधि क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, और मुकुलन या विखंडन विधि क्या है इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, रख कर लीजिए, और एक वीडियो और शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जितना भी कोशिका देख रहे हैं उसमें एक समरी में आप देखेंगे कि कौन अंगक कहाँ होते हैं और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसके काम क्या होते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर स्टडी विथ A2 सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक दिन रात में 8 बजे से बायो का क्यूज शुरू हो रहा है, वह उसमें आप पार्टिसिपेट करके ज्वाइन कीजिए और क्यूज का आनंद लीजिए। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।